All right, so this was a question that we just attempted. We forgot to record the class in the beginning. With the help of a diagram, what is meant by appreciation of a floating exchange rate, and consider whether a country can only benefit from the appreciation of its currency. And then we moved on to, we explained exchange rate, free floating exchange rate, and then what is an appreciation, and फिर appreciation के reasons बता दिए कि exports बढ़ने से हो सकता है या इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। फिर ग्राफ बना दिया, सिर्फ डिमांड वाला बनाया और सप्लाई का जिक्र कर दिया था, लेकिन सप्लाई बनाया नहीं। तो राइटवर्ड शिफ्ट दिखा दिया, बता दिया ये एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट कर गया। फिर उसके बाद इफ द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इज इनइलास्टिक हमने बताया तो कि एडी बढ़ जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाएगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी, इंप्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। दूसरा हमने बताया कि अप्रिसिएशन से इंपोर्ट प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वाला जो पॉइंट होता है। लेकिन हमने बताया कि अगर इलास्टिक हुआ, इफ द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इज, ये हमने गलत लिख दिया ना, इलास्टिक लिखना चाहिए था यहाँ। इफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इज इलास्टिक, ये इलास्टिक नहीं है, दिस शुड बी इलास्टिक, इसको ठीक करें। ठीक है, फिर हमने ये भी लिख दिया कि ऑन द कॉन्ट्ररी सिर्फ यही नहीं है, डेप्रिसिएशन से भी फायदा हो सकता है। और फिर हमने कंक्लूड कर दिया, एक दो हमने बता दिया कि ये किस पे डिपेंड करेगा, पीईडी पे डिपेंड करेगा और कौन से गुड्स इंपोर्ट हो रहे, और सिर्फ अप्रिसिएशन से नहीं बल्कि डेप्रिसिएशन से भी फायदा हो सकता है। अब आके देखते हैं इसकी मार्क्स स्कीम, पता चले हम सब फेल हो गए। इसकी मार्क्स स्कीम खोल लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 5 का है, ले जा। Clear knowledge and understanding of the meaning of appreciation in a floating exchange rate. The exchange rate rises according to supply and demand of the currency. आ जाना चाहिए नंबर, आ जाएगा। ठीक है, एक नंबर आ गया। The diagram showing an appreciation of a currency. Correct labeling of the axis. The vertical axis need to be labeled either in terms of two currencies or as, तो खाली exchange rate लिख दें तब भी काम चल जाएगा, या फिर वो जो हम करते थे डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज या whatever, ये नंबर भी आ जाना चाहिए। A rise in the value of a currency by a rightward shift in the demand and or, शुक्र है और भी है, leftward shift in the supply with the new equilibrium price shown together with an explanation of a possible cause of either shift। तो हमने cause ऊपर ही बता दिया था कि एक्सपोर्ट की वजह से मुबारक हो जाए। 3 नंबर आ जाने चाहिए हमारे आंसर में। Analysis of potential advantages of appreciation such as advantages, disadvantages, appreciation के थे। ये नहीं था कि, समझ रहे हैं आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, शुक्र है मैंने कर दिया। मुझे तो यही लग रहा था, आप लोग बोल रहे थे कंसिडर वेदर अ कंट्री कैन ओनली बेनिफिट फ्रॉम द अप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी। ये नहीं कह रहा वो कि अप्रिसिएशन से ही सिर्फ फायदा होता है, डेप्रिसिएशन से नहीं होता, वो ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है अप्रिसिएशन से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता। समझ रहे? तो ये था मेन एनालिसिस। समझ आई बात की? शुक्र है कर दिए थे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, such as a reduction in the prices of imports, both of finished and raw material component parts, reducing in inflationary pressures। एक फायदा ये आ गया। Potential disadvantages क्या है? Export prices बढ़ जाएगी और exports गिर जाएंगी। ठीक है, एडवांटेजेस और 2 में से आएंगे। हमने दोनों तकरीबन लिख दिया, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी लिख दिया कि लास्टिक में, तो हमारा सीन ऑन हो गया। वरना अगर आपके ऊपर रह जाता मैं और वो कर लेता तो अंडा आता। ये अंग्रेजी को समझे, उसने भी, उसकी भी गलती है। वो देखने में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अप्रिसिएशन से ही फायदा होगा, ये नहीं है। डिप्रिसिएशन का कोई जिक्र करने की जरूरत भी नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, इट वाज अप्रिसिएशन का फायदा नुकसान बताया कि अप्रिसिएशन से सिर्फ फायदा होगा। इसकी उर्दू ये है, अप्रिसिएशन से क्या सिर्फ फायदा ही होगा। आप लोगों ने इसकी उर्दू ये बनाई है कि सिर्फ अप्रिसिएशन से फायदा होगा, है ना? नहीं, डिप्रिसिएशन का जिक्र की जरूरत भी नहीं। इवैल्यूएशन में वो ये कह रहा है पोटेंशियल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को वे करें, रीच ए कंक्लूजन, सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिसिटीज मार्शल नॉन कंडीशन में बी अवॉर्डेड बट मस्ट नॉट बी एक्सपेक्टेड। समझ आइए गेम की? अब वापस हम सर, तो ये हमारी वैल्यूएशन चेंज नहीं हो जाएगी? हमारी इवैल्यूएशन फारिग है। एन एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी कैन बी इंडीड बेनिफिट द, ठीक है जी, ऊपर 3 में से 3
ये भी 3 में से 3 फायदे हमने 2 बता दिए और हमने एक नुकसान भी बता दिया हल्का सा। ठीक है, अब आ जाएं, हमने ये ठीक कर दिया ना, ऑन द इट कैन ऑल्सो गेन ड्यू टू डेप्रिसिएशन। ये क्या है? टीवी। टीवी क्या होता है? टोटली वेक, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। Hence, it may be concluded that appreciation may benefit an economy or even may cause problems depending on the price elasticity of demand for exports and imports, along with whether country imports goods and services। नहीं ठीक है, दो में से एक आ ही जाएगा ये वैल्यूएशन। वो एंड वाली जो बात है ना, ये वाली फिर moreover it may be concluded that a country can not only benefit from appreciation, rather इसकी कोई जरूरत नहीं डेप्रिसिएशन। समझ गए? तो दो में से एक आ जाना चाहिए हमारा, सात में से आठ। हाँ जी, क्या मुश्किल है इसमें? एक्सचेंज रेट वाला तो बहुत आसान है, अगर आए तो ये तो करने वाला सवाल है, क्यों सर घबरा रहे हैं? जी बताएं, और एक और सवाल पूछें? भी है पूछें। सर। ये है, मैं आपको बताता हूँ सर। जी पूछें पूछें। सर जी, मैं कह रहा था ये आपके जो पास्ट पेपर है इनमें से क्वेश्चन पेज 149 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 बी है, assess whether the theories of absolute and comparative advantage are substantially undermined by various limitations। ये कर चुके हैं भाई हम, YouTube पे जाके देखो, इसका मिलता जुलता डिस्कस भी कर चुके हैं कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज के क्वेश्चन, और उनमें से एक हमने अटेम्प्ट भी कर लिया। ठीक है सर। ठीक है, और बताओ। बस घर बैठे कंटेंट पढ़े, कंटेंट समझ रहे हैं? सर मेन माइक्रो में ग्रे एरिया कौन सा है? माइक्रो में जी सर। ग्रे एरिया एज इन गड़बड़ वाला? कुछ गड़बड़ नहीं है, माइक्रो जी सब करने वाला है। मैं पर्सनली जो है ना, पर्सनली, ये हर किसी की चॉइस होती है। मुझे मजा नहीं आता सब्जेक्टिव आंसर्स नहीं जो होते, मुझे इस तरह के ये एक्सचेंज रेट कर लिया, टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पे आ गया, पी मिन पी मैक्स पे आ गया, पी डी वाई डी एक्सीडी भी अच्छा लगता है, ये मुझे वो बहुत बुरा लगता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, आसान है लेकिन समझ रहे हैं बहुत सब्जेक्टिव नहीं है, बातें हैं सिर्फ। वो सॉलिड नंबर है, उसके सॉलिड फायदे हैं, हमें रटे लगे हैं। इसमें एज सच उस तरह के रटे नहीं है जब कंपैरिजन करना पड़ जाता है। ठीक है तो खैर इसमें भी रटे ही। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि इस तरह के जरा, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सब आसान है, जिसको आता हो उसके लिए सब आसान है, जिसको ना आता हो उसके लिए सब मुश्किल है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। 12 नंबर के लिए मैं तो एक रफ ड्राफ्ट बनाऊंगा, ठीक है, वरना बीच में चीजें भूल जाती हैं। 8 नंबर चले कर लें, 12 नंबर मैं तो रफ ड्राफ्ट के बगैर नहीं बना। सेक्शन ए मैं तो आखिर में करूंगा, ठीक है। क्योंकि आप 2 मार्कर्स पे, और सोचें अगर आपका 12 नंबर मिस हो जाए आखिर में, फिर वही ना। तो हाँ, तो वो पहले आप 12 नंबर अगर आपका पूरा एक खराब होता है वो आपको बहुत डैमेज करता है, ठीक है। और केस स्टडीज में भी 2 नंबर पे बैठना जाया करें सोचने, मुकाया करें, नहीं आ रहा छोड़ दें। 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर को छोड़ें, 6 6 नंबर पे कंसंट्रेट करें। वैसे तो वो भी करें, पेपर करना है। टाइमिंग जो नहीं देखेगा आपको, फिर मैं बता रहा हूं 9:40 पे आपने अगले सेक्शन पे होना है, ठीक है। फिर 10:20 ये घड़ी के ऊपर टाइम देख रहे होना है आपने। 9 बजे स्टार्ट होगा, अगर 9 बजे स्टार्ट होता है, ये ना हो 9:30 हो, लेट हो जाए फिर तो आप 9:40 पे अगले पे चले जाए। अक्ल लगा के 40+40 25 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, 15 and 25, 15 and 25, ठीक है। तो आप प्लान करें, अगर आप इसके आसपास अपना एक सेक्शन खत्म करते हैं ना, आप यू आर गुड टू गो, ठीक है। और इवैल्यूएशंस अगर तंग कर रही हैं तो छोड़ दें, ठीक है। मतलब दोनों ही ना छोड़ दें, 12 नंबर की छोड़ के केस स्टडी कर लें। वैसे ऐसा होता नहीं है, आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप ऐसे क्वेश्चन में कुछ छोड़ें, उसको खत्म करके ही जाएं, ठीक है, क्योंकि उस वक्त फिर आपका फ्लो ही आपको भूल ही जाएगा मैं क्या कर रहा, ठीक है।
लेकिन कंसाइज लिख लें, बहुत ज्यादा टाइम ना जाया करें। अगर आप बैठ के सोच रहे हैं पेपर में, ये वो पेपर नहीं है जिसमें बैठ के सोचना पड़, ये वो पेपर है जिसमें पेन एक सेकंड के लिए नहीं रुकेगा। अगर पेपर एक सेकंड के लिए कोई ऊपर देख रहे हैं ना और इस तरह सोच रहे हैं, बस समझे वो गया। इसमें सोचने के टाइम नहीं है इस पेपर में। नहीं नहीं, इसमें कर सकते हैं। सेक्शंस कोशिश करें ना मिस करें। मैंने देखे हैं बहुत सारे स्क्रिप्ट्स, किसी ने ए को पहले किया हुआ, बी को बस लिखना क्लियरली है, लिखना क्लियरली है। सेक्शन सी क्वेश्चन 4 पार्ट ए लिखना क्लियरली है और फिर लिख करना, समझ गए। और कोशिश करें कि इसके साथ ही इसका सेक्शन, क्योंकि अक्सर कनेक्टेड ही होते हैं। नहीं कोई मसला नहीं है, मैं कितने स्क्रिप्ट दिखा सकता हूँ। लॉ के सर को बोले, अब हो सकता है हो लॉ में हो, इकोनॉमिक्स में नहीं भाई। काटे इस तरह नहीं होता। राइटिंग अगर आपके उसको समझ नहीं आएगी ना, तो वो काट सकते हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो टाइम लगाएगा, वो टाइम लगाएगा। फिर वो अपने टीएल को भेजेगा, टीम लीड होता है, 6 एग्जामिनर होते हैं एक टीएल के ऊपर। टीएल को रेफर, अगर वो अच्छा हुआ, अगर वो अच्छा बंदा हुआ, वो अपने टीएल को रेफर करेगा कि मुझे अंग्रेजी नहीं समझ आ रही, ठीक है। तो फिर वो टीएल थोड़ा सा जोर लगाएगा समझने में, तो उसको भी समझना ना आए, फिर आपका वो काटेंगे और वन। नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स में इस तरह नहीं होता, वो नंबर देने के लिए बैठे, नंबर काटने के लिए नहीं बैठे।